हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू अनदर सेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्रिहेंसिवली प्लेट टेक्टोनिक्स को कवर करेंगे। आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा एंड यू वोंट हैव टू लुक फॉर अनदर वीडियो कभी भी इसके बाद। हो सकता है ये वीडियो शायद पार्ट्स में आए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। जनरली इसको क्लासेस में कवर करने में 3 से 4 दिन भी लग जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हो सकता है ये वीडियो कुछ पार्ट्स में आएगा। सो दिस माइट बी द फर्स्ट पार्ट एंड इसके बाद जितना भी टॉपिक बचेगा वी विल डिवाइड इट अकॉर्डिंगली। अब ये देख लेते हैं कि हमारे क्लास की क्रोनोलॉजी क्या रहेगी। एक टाइमलाइन कैसे रखेंगे हम। फर्स्ट वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द बेसिक्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसमें वी विल सी द अर्लियर थ्योरीज, जैसे कि हेराल्ड जेफरी की एक थ्योरी थी। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि टेलर ने दी थी। देन उसके बाद हम एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमें आगे चल के बहुत जगह पे यूज़ आएगी। हम एल्फ्रेड वेगनर के पोस्टुलेट्स देखेंगे, उनके थ्योरी के एविडेंसेस देखेंगे, उनके अलावा जो और एविडेंसेस हैं उस थ्योरी के लिए हम उसे भी देखेंगे एंड देन वील हैव अ एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वेगनर कि एल्फ्रेड वेगनर क्या बोल रहे हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स कन्वेक्शन करेंट हाइपोथेसिस ऑफ आर्थर होम्स। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या ड्राइविंग मैकेनिज्म्स बता रहे हैं। इसके बाद हम ओशन फ्लोर मैपिंग जो कि मैरी थॉर्प ने करी थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, हम वो देखेंगे और उनकी फाइंडिंग्स देखेंगे। और ये कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस, एल्फ्रेड वेगनर के एविडेंसेस, ये ओशन फ्लोर मैपिंग और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सब अल्टीमेटली कैसे शेप करेंगे द मॉडर्न डे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, ये सब हम साथ ही साथ समझते जाएंगे। मैरी थाप की फाइंडिंग देखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हैरी हेस ने इन फाइंडिंग के बेसिस पे अपनी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कैसे दी। फिर हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखेंगे, उसमें कुछ एसोसिएटेड फीचर्स लाइक मॉर्स, मिड ओशनिक रिज एंड एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इनके लिमिटेशंस और एनालिसिस करेंगे अच्छे से एंड देन विल फाइनली कम टू प्लेट टेक्टोनिक्स, जहाँ पे हम देखेंगे कि एल्फ्रेड वेगनर के एविडेंसेस, कन्वेक्शन करंट का ड्राइविंग मैकेनिज्म, ओशन फ्लोर की जो हमें फाइंडिंग से सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी मिली थी, हाउ डज अ मोर वर्क्स, ये सब मिला के कैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनेगी एंड उसमें कितनी टाइप की प्लेट्स होती हैं। हु गिव दिस टर्म प्लेट, इट वाज ट्यूजो विल्सन। व्हाट इज अ प्लेट, ओशनिक है, प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, व्हाट आर बाउंड्रीज, हाउ दे कोलाइड, व्हाट आर द लैंडफॉर्म एसोसिएटेड व्हेन दे कोलाइड, फॉर एग्जांपल हॉटस्पॉट। हम ये भी देखेंगे कि जैसे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में सिर्फ ओशनिक क्रस्ट या ओशनिक प्लेट का डाइवर्जेंस बताया गया था, कॉन्टिनेंट का नहीं बताया था। तो लैंडफॉर्म में कॉन्टिनेंट का भी डाइवर्जेंस हो सकता है, कॉन्टिनेंट के नीचे भी, उससे डोमल अपलिफ्टमेंट होता है। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको अभी नहीं समझ में आ रहे होंगे, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि you get a feel of what we will be studying. Then we will be seeing the evidences of plate tectonic theory, what were the driving mechanisms जो इन सब पिछली theories का एक major drawback रहे, and then we will be looking at the analysis, that is the positives and the limitations of the modern day plate tectonic theory. अब कुछ बातें जो आपको क्लास करने से पहले बता देनी ज़रूरी है। एक तो मैंने आपको ये टाइमलाइन बता दी है कि दिस इज़ हाउ वी विल बी कंप्लीटिंग आवर टॉपिक एंड हो सकता है ये कुछ पार्ट्स में हो, तो यू हैव टू आई एम सॉरी, यू हैव टू फॉलो ऑल द लेक्चर्स अच्छे तरीके से। एंड वन थिंग इज, इस इन वीडियोस में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यूजुअली मेरे पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मेरे पास बोर्ड पे अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं, मैं उनमें से आपको चीज़ें पढ़ाता हूँ और जहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझाना होता है मैं समझा देता हूँ। बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एक चेंज रहेगा, इसमें मैं हैंड रिटन नोट्स खुद से बना के नहीं लाया हूँ। आई विल बी एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑन दिस वाइट प्लेन पेपर, यहाँ पे मैं आपको वो कंसेप्ट समझाऊंगा एंड आफ्टर वंस यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट
मैं यहीं पे साथ में आपके साथ बैठ के रनिंग नोट्स बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, तो मैं साथ में यहाँ पे लिखता भी जाऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड ये चीज़ें आपको भी मेरे साथ साथ में लिखनी है, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाएगा, उसके साथ साथ आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो वाली दिक्कत नहीं रहेगी बाद में कि अलग से नोट्स बनाने हैं या नोट्स ढूंढने की, वो झंझट आपकी खत्म हो जाएगी। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस, यू हैव टू मेक नोट्स along with me। तो अपनी पेन, कॉपी, पेपर, आईपैड, जिस पे भी आप बनाते हो, वो लेके बैठिएगा, ताकि इस क्लास के बाद हमारा हमारा प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके कंसेप्ट क्लियर हो, एंड वी ऑल्सो हैव द नोट्स जिससे हम बाद में रिवाइज कर सकें। ओके, आई थिंक वी आर नाउ गुड टू गो। लेट्स नाउ मूव। बस एक चेंज मैं कर दूं इसमें। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ग्रेट, डन, अप्लाइड। Okay, now we are good to go. So our first topic of discussion will be continental drift theory। तो मेरे साथ ही साथ आप भी पेज पे अपने जहाँ पे भी लिख रहे हैं वहाँ पे एक हेडिंग दे दीजिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्योंकि मैं ऐसे इस फॉर्मेट में पढ़ाने वाला हूँ, तो ये क्लासेस थोड़ी सी टाइम वाइज लेंदी होंगी। इन केस यू हैव दिस नोट्स या आपने पढ़ा हुआ है, तो आप इनको स्पीड अप करके देख सकते हैं, या जैसे भी आपको कन्वीनियंट रहे। ओके, सो लेट अस बिगिन। सो ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ स्टार्टिंग में रिगार्डिंग द ओरिजिन, कि ये जो कॉन्टिनेंट्स जो हम देख रहे हैं, जो माउंटेन्स हम देखते हैं, पर्टिकुलरली द फोल्ड माउंटेन्स, है ना, तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या ये कैसे, इनका ओरिजिन कैसे हुआ? क्या ये जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं, ये हमेशा से ही थे यहाँ पे? आर दीज परमानेंट लैंडफॉर्म, या हैव दे मूव फ्रॉम समवेयर एंड रीच द पोजीशन जहाँ पे हम देखते हैं? एंड व्हाट इज देयर ओरिजिन, कि इनका ओरिजिन क्या है? वाई द क्रस्ट इज डिफरेंट? तो हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? और इनसे रिलेटेड कई सारे मैकेनिज्म्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अर्थक्वेक, फॉर एग्जाम्पल वी हैव वोल्केनिज्म। तो ये सब कैसे हुआ? वी डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। तो इसके ऊपर फिर वेरियस जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपनी थ्योरीज देना स्टार्ट करी। तो सबसे फर्स्ट इनिशियल थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन वाज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द अर्लियर थ्योरी। ये दी थी हेरोल्ड जेफरी करके एक इंसान ने। तो ही सेड कि जो ये परमानेंट्स और सॉरी, ही सेड कि ये जो ओशंस हैं एंड जो कॉन्टिनेंट है, दे हैव नॉट इवॉल्व या मूव, ये परमानेंट है, ये हमेशा से ही ऐसे ही थे, जैसे आज हम इन्हें देख रहे हैं, ये हमेशा से ही ऐसे थे। तो ही गेव द थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंसी ऑफ ओशन, सॉरी, परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो इन्होंने तो ये बताया कि ये चीज़ हमेशा से ऐसे ही रही है, मगर जैसे जैसे थोड़ा सा इवोल्यूशन होता गया, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो इस थ्योरी को चैलेंज किया गया कि नहीं, आप गलत बता रहे हो, दिस इज नॉट करेक्ट, व्हाट हैपेंड इज समथिंग डिफरेंट। तो अब जिसने बोला कि कुछ अलग हुआ था, उसको समझाना भी तो पड़ेगा कि अच्छा अलग क्या हुआ था। एंड फ्रॉम हेयर ऑन वी गेट आवर फर्स्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एंड हु गेव्ड इट? अ गाय नो कॉल्ड एज टेलर। तो टेलर ने फर्स्ट कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी अराउंड 1908। अब टेलर साहब ने क्या बोला? टेलर सेड कि देयर वर टू लार्ज कॉन्टिनेंट्स, सपोज one is this continent, another is this continent. So he says there were two large continents, one in the northern part and one in the southern part. The northern one was known as Laurasia, and the southern was known as Gondwana land. And these two were separated by a water body known as Tethys Sea. तो ये क्या कहते हैं कि ये नॉर्थ में लॉरेशिया थे, साउथ में गोंडवाना थे।
ठीक है, दोनों सेपरेटेड थे। व्हाट हैपेंड वाज कि ये जो नदर्न और सदर्न पार्ट में ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं, दे स्टार्ट मूविंग, एंड देन कुछ इस तरह से दे वर फार अपार्ट, देन दे स्टार्ट मूविंग, दोनों मूव कर रहे थे। मैं आपको एक ही दिखा पा रहा हूँ मूव करता हुआ, बट दोनों मूव कर रहे थे। दे मूव, दे मूव, दे मूव, एंड देन दे फाइनली कोलाइडेड। एंड ड्यू टू दिस कोलिजन, जो आज हम फोल्ड माउंटेन्स देखते हैं, these mountains were formed here at the margins, at the boundary. तो माउंटेन्स फॉर्म। सो उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि ये कॉन्टिनेंट मूव किए और ये माउंटेन फॉर्म हुए, और ये जो माउंटेन फॉर्म्ड हुए हैं, दीज विल ऑब्वियसली हैव सेडिमेंट्स फ्रॉम द टेथियस सी। तो हमें मरीन सेडिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब ये इनकी थ्योरी की नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हिमालयास पे वी हैव एग्जाम्पल ऑफ मरीन फॉसिल्स। तो वो एक क्वेश्चन है कि यार ये कहाँ से आए। तो ये जो उन्होंने कंसेप्ट दिया कि माउंटेन्स फॉर्म्ड हुए हैं एंड व्हेन दे वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो जो तैतीस सी के जो सेडिमेंट्स थे वो अपने साथ ले गए। एंड देन व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड कोलाइडेड, द माउंटेन्स फॉर्म्ड। और यही जितने भी यूरोप और एशिया के फोल्ड माउंटेन्स हैं, दे आर बिकॉज ऑफ दिस। अब क्वेश्चन ये आया कि टेलर ने ये चीज तो बता दी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ टेलर वॉज कि आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि सर ये मैकेनिज्म क्या था, हाउ डिड दीज मूव। अपने आप तो कोई चीज मूव होगी नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द टेलर, द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट वॉज बिकॉज ऑफ थ्री फैक्टर्स। तो आप ऐसे लिख लीजिए, मैकेनिज्म, ड्राइविंग मैकेनिज्म। So driving mechanism were three mechanisms. First was the gravitational pull. Second was the flotation of continents over the ocean, and third was Earth's rotation. तो इन्होंने कहा कि जो सन एंड मून का जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, this is responsible for the movement of the continents. Then the continents themselves are floating over oceans. तो उन्होंने कहा oceans कुछ ऐसे हैं और उसके ऊपर this continent is floating. एंड देन थर्ड इज, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है तो वो भी एक फोर्स क्रिएट करेगा, तो उस फोर्स की वजह से भी दीज आर मूविंग। बट इनके ये जो तीनों ड्राइविंग मैकेनिज्म थे, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, एंड मोर और लेस अभी आगे चल के ये तीनों डिस्कार्ड हो जाएंगे कि नहीं ये गलत है। दीज फोर्सेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव सच अ लार्ज कॉन्टिनेंट। सन एंड मून का ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस टाइड्स तक ठीक है कि उतना फिनोमिना इन्फ्लुएंस करने के लिए इनफ है, बट टू मूव अ कॉन्टिनेंट इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है वो। एंड दिस आइडिया ऑफ फ्लोटेशन ऑफ कॉन्टिनेंट ओवर ओशन, ये तो गलत है ही है, अभी आगे चल के हमें ये भी पता चल जाएगा। एंड दिस रोटेशन ऑफ अर्थ इन इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट सच अ लार्ज फोर्स कि वो कॉन्टिनेंट मूव कर सके। हाँ, ये कोरियोलिस फोर्स क्रिएट कर सकता है, जो भी एट मैक्स डिफ्लेशन कर सकता है मूविंग बॉडी का, ना कि किसी बॉडी को मूव करवा सके। कोरियोलिस फोर्स में भी इट हैज जस्ट द एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट समथिंग, नॉट टू मूव इट, नॉट टू मूव अ स्टेशनरी थिंग, है ना। सो क्योंकि ये मैकेनिज्म्स इनके बताए हुए सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, तो एक और थ्योरिस्ट आएंगे और एक और थ्योरी देंगे। एंड हेयर वी हैव द मोस्ट फेमस वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एल्फर्ड वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये थ्योरी 1912 के आसपास, मोस्ट प्रोबेबली 1912 में ही दी थी। आई एम थोड़ा सा, यू कैन चेक दिस आउट, मोस्ट प्रोबेबली 1912 ही है। तो ही वॉज बेसिकली अ जर्मन मीटियोलॉजिस्ट। ही वॉज जर्मन एंड ही वॉज बेसिकली स्टडिंग द एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस। तो इनका ऑब्जेक्टिव, मतलब ये आप चाहें तो लिखें और नहीं, मतलब मन नहीं हो तो नहीं भी लिख सकते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव था, मतलब ही वॉज नॉट अ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ना, तो ये बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे जो क्लाइमेटिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ है, क्लाइमेटिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो इनको ये देखना था कि अर्थ का जो पास्ट है उसमें क्या क्या क्लाइमेटिक वेरिएशंस रहे हैं, किस टाइम पे कैसा क्लाइमेट था। तो इसी वजह से ही वॉज स्टडिंग द क्लाइमेटिक एविडेंस
कि रॉक्स, किस टाइम के रॉक्स पे क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट है, हाउ द फॉसिल्स हैव इवॉल्व, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ सेडिमेंट्स, क्योंकि क्लाइमेट का इन तीनों चीज़ों पे, क्लाइमेट एज अ फैक्टर, एज अ बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो ही वॉज स्टडिंग देम। तो वेगनर देयरफॉर ना, उसकी वजह से एक उनको फायदा हुआ कि ही वाज एबल टू कोरिलेट बहुत सारे जो फॉसिल एविडेंसेस हैं, या जो रॉक टाइप्स हैं, या जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ है, और इसको ये कोरिलेट कर पाए, काय से इसको ये कोरिलेट कर पाए, टेलर की थ्योरी के कंक्लूजन से। सो बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट द क्लाइमेटिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ, और उसके एविडेंसेस को उन्होंने टेलर की थ्योरी से कोरिलेट कर दिया, और फिर उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। सो पहली चीज़ जो उन्होंने देखी थी वो ये थी सॉरी, वो ये थी, मतलब ये ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये जो अपनी थ्योरी में बता रहे हैं, ये इनका ओरिजिनल वर्क नहीं है, ये ऑलरेडी किसी ने कर रखा था पहले ही। सो ही न्यू दैट देयर वर मैचिंग कोस्ट लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल दिस आई एम ड्राइंग a rough sketch of South America, and this is African continent. तो यहाँ पे इसकी जो कोस्ट है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, यहाँ पे एक मैच सा ऑब्जर्व हुआ कि यार दीज टू कोस्ट आर वेरी सिमिलर, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये एक जिक्सॉ पैटर्न है, ये लोग कभी एक पार्ट रहे होंगे और बाद में ये दूर हो गए। सो अगेन, जैसा कि मैंने बताया, ये जो मैचिंग कोस्टलाइन का जो फर्स्ट person to observe this matching coastline was not Wagner, it was बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, उस ऑब्जर्वेशन को वेगनर हैज यूज्ड इन हिज थ्योरी। ठीक है, तो एक चीज तो ये थी। देन सेकंड चीज जो वेगनर को पता थी वो ये थी कि वेगनर न्यू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल फील्ड्स, कि देर वॉज रिमार्केबल सिमिलैरिटी इन द टाइप ऑफ कोल्स ऑन द साइड, ऑन बोथ द साइड ऑफ द एटलांटिक वाला जो पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का और वेस्टर्न यूरोप का। मैं आपको मैप में ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज रफली दिस इज अमेरिका, दिस इज डोनाल्ड ट्रम्प्स डेथ विश, दिस इज ब्रिटेन, दिस इज यूरोप, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इन यूके वी हैव पेनाई कोल्ड फील्ड्स, यहाँ पे वी हैव स्कैंडिवियन कोल्ड फील्ड्स, यहाँ पे वी हैव न्यू फाउंडलैंड या न्यू स्कॉटिया कोल्ड फील्ड्स, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली वी हैव द एफिलिएशन माउंटेन एंड द एप्लेशियन कोल्ड फील्ड। तो ये जो तीनों कोल्ड फील्ड हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो कोल्ड फील्ड का, ये बहुत ही रिमार्केबली सेम है। और अगेन, तो हो सकता है कि एक अनुमान लगाया जाता है कि ये सारे एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट रहे होंगे, लेटर ऑन दे हैव मूव्ड अपार्ट, तभी तो कोलफील्ड सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। अगेन दिस ऑब्जर्वेशन, ये भी वेगनर का खुद का ओरिजिनल नहीं है, दिस वाज बाय अ पर्सन नोन एज सिंडियर स्नाइडर, या जो भी प्रोनाउंस करते हैं, आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, स्नाइडियर। सो ही ऑब्जर्व द सिमिलैरिटी कि यार यहाँ भी सेम टाइप का कोल है, यहाँ भी सेम टाइप का कोल है, यहाँ भी सेम टाइप का कोल है, यहाँ भी सेम टाइप का कोल है। अब इसमें और इसमें तो कितना डिस्टेंस है, बट दोनों का कोल सेम है। सो दिस वाज वन थिंग। अभी मैं सिर्फ बिल्ड कर रहा हूँ स्टोरी कि हाउ, ये मैं अभी थ्योरी आपको पढ़ा या मतलब पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब लिखवा नहीं रहा हूँ, अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड कि कैसे क्या क्या चीजें हैं और कैसे क्या क्या इन्फ्लुएंस होगा। दो चीज ये हो गई। Then Wegener knew about the unique distribution pattern of some of the fossils of reptiles and of plants also. और वेगनर के पास एक एडवांटेज ये था कि वेगनर जब ये सब काम कर रहे थे, तो ही हैड ऑलरेडी स्टडीड द थ्योरी ऑफ टेलर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड ऑल्सो हेरोल्ड जेफरी।
सो ही हैड सम आइडिया। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के लैंडफॉर्म एनिमल्स वगैरह हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। मैं अभी बाद में आपको इन सब के नाम भी लिखवाऊंगा, तो यू कैन जस्ट राइट अभी, अगर समझने के लिए भी, अगर आप रनिंग रोड्स बना रहे हो, तो मैचिंग फॉसिल का जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये वैगनर को पता था। जैसे वो चार पांच हैं। एक लैंड रेप्टाइल है जिसका नाम है, आई थिंक, साइनोग्नाथिसिस। मैं इसकी स्पेलिंग बता दूंगा बाद में। फिर मेसोसॉरस है, फिर लाइटोसॉरस है, फिर ग्लोसेप्टर्स है। दीज आर टाइप्स ऑफ प्लांट, है ना। दीज आर शैलो वाटर रेप्टाइल एंड दीज आर अगेन लैंड रेप्टाइल्स। तो इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर वेरियस कॉन्टिनेंट्स, तो ऐसा है कि सपोज दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। अब इस पीस ऑफ लैंड पे इतने पूरे एरिया में ये सारे एनिमल्स रह रहे हैं या जो भी हैं। मगर सपोज इफ दिस पीस ऑफ लैंड ब्रेक्स एंड मूव्स अपार्ट, तो ये जो फॉसिल्स जो यहाँ पे थे वो आपको यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे। आज की डेट में कोई एविडेंस नहीं है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा ओशन है। यहाँ पे भी ये यहाँ पे दोनों का साथ होने का कोई एविडेंस नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों के फॉसिल्स दोनों ही जगह पे मिल रहे हैं। तो दैट शोज कि यार हो सकता है ये वाला पीस एंड ये वाला पीस एक टाइम पे ना कनेक्टेड रहे होंगे, तभी तो इनका फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का है। मैं भी जब, अब बस हम स्टार्ट कर ही रहे हैं वेगनर की थ्योरी को, एंड देन आई बी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग इन a bit more depth. So I hope this much is clear to you. Now let us see some postulates of Wegener. Give a heading: postulates of Wegener. ठीक है। सो बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन, ये जो हमने तीन देखी, he concluded three four things. First, he said that continents are Sial. I hope you know this. And oceans are Sima, and the continents are floating over the ocean. Though this idea is wrong, and originally मैं बताऊं तो this idea is वेगनर का ओरिजिनल भी नहीं है। ये आइडिया was of a guy called as, known as एडवर्ड स्विस। इन्होंने ये आइडिया दिया था। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट स्कॉलर। तो अभी हमें पता है आज की डेट में, टुडे वी नो कि दिस आइडिया इज नॉट करेक्ट, बट उस टाइम पे तो ये नहीं पता था। सो ही सेड कि दैट सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं इस लेक्चर में जो वेगनर ने बोली थी। अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, जो वेगनर ने बोला है बस वो सुनना है, याद करना है एंड आगे बढ़ जाना है, भले ही हमें पता हो कि ये चीज़ गलत है। एंड ऑब्वियसली ये गलत है, तभी मैंने इंट्रोडक्शन में जब आपको बताया था कि हमारी टाइमलाइन क्या रहेगी क्लास की, तो इसके बाद कितनी सारी थ्योरीज हमने देखी। तो वो क्यों बनानी पड़ी? ऑब्वियसली इसीलिए क्योंकि वेगनर की थ्योरी एक कॉम्प्रिहेंसिव और 100% करेक्ट थ्योरी नहीं थी। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। सो ही सेड कि देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पेंजिया। आई होप यू आर राइटिंग दिस। हो सकता है थोड़ा फास्ट हो रहा हो, तो यू कैन पॉज एंड राइट। So there existed a supercontinent called Pangaea around 300, 350 to 300 million years ago. एक सुपर कॉन्टिनेंट था एंड इट वॉज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो मैं इसको ड्रॉ ही करके दिखा देता हूँ। सो सपोज दिस इज आवर अर्थ, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे ही इज सेइंग दैट देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट known as Pangaea, and it was surrounded by a sea known as Panthalassa. Panthalassa, and this is Pangaea. Now what he says is कि mid Mesozoic times में, around somewhere around 200 to 180 million years ago, this Pangaea got broken up. इसमें cracks आ गए। So this Pangaea broken up, and broken up होके ये क्या बने? It was divided into, जो नदन पार्ट था, मतलब
मैंने थोड़ा सा इसको ब्रेक गलत कर दिया. दिस इज हाउ इट ब्रोक. सदर्न हेमिस्फीयर में द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया ब्रोक. इसको उन्होंने कहा अंगारा लैंड या लॉरेशिया. एंड दिस इज अगेन गोंडवाना लैंड. वही आइडिया ले रहे हैं पिछली थ्योरी से इंस्पायर होके ये भी. तो ये कह रहे हैं कि दिस वाज गोंडवाना, दिस वाज अंगारा लैंड, एंड अगेन बीच में यहाँ पे भी इनकी थ्योरी में भी ही सेज कि तेथियस सी है. देन द टू कॉन्टिनेंट फ्लोट एंड मूव नॉर्थवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड. तो ये वाले कॉन्टिनेंट्स एक तो नॉर्थ मूवमेंट करेंगे ये लोग. लेट मी शो इट विद रेड. दे विल मूव नॉर्थ एंड दे विल मूव टुवर्ड्स देयर वेस्ट. वेस्ट क्यों मूव कर रहे हैं, एनी आइडिया? बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन. क्योंकि इन्होंने तो अभी भी यही ड्राइविंग मैकेनिज्म माना है. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे वेगनर से दो तीन मिस्टेक्स हुई हैं. फर्स्ट तो वेगनर डिड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ पैंजिया इन सेल्फ. कि भाई व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ दिस. आप इसको अलग पेन से लिख लेना या कुछ रेड पेन से लिख देना कि दिस इज, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ वेगनर, कि हाउ डिड दिस ओरिजिनेट. इस पे इन्होंने कोई बात नहीं की. एंड इनिशियली ही डिड नॉट एक्सप्लेन कि व्हाई पेंजिया ब्रोक, कि हाउ इट ब्रोक. एक ओरिजिन इन्होंने नहीं बताया एंड ब्रेकिंग का मैकेनिज्म भी इन्होंने नहीं बताया. इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि वेगनर वाज यूजिंग टेलर्स एक्सप्लेनेशन कि वो सन एंड मून की ग्रेविटी और अर्थ रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंट मूविंग. तो उससे वो ये नहीं समझा पाई कि ब्रेक कैसे हुआ. ये इन्होंने भले ही बता दिया कि ये मूव कैसे कर गए, बट ब्रेकिंग नहीं समझा पाए. एंड उन्होंने ये भी बोला कि द कॉन्टिनेंट वाइल फ्लोटिंग ओवर द ओशन ना, दे स्क्रेप द सेडिमेंट ऑफ द ओशन फ्लोर, एंड द ओशन सेडिमेंट will then accumulate and pile up on the leading edge of the continent. एक डायग्राम के थ्रू आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ. सो सपोज दिस इज द ओशन, दिस इज द कॉन्टिनेंट. अब सपोज दिस कॉन्टिनेंट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड. तो यहाँ पे ओशनिक प्लेट में कुछ सेडिमेंट्स वगैरह होंगे. तो बाय द टाइम दिस प्लेट अब मूव करके जब यहाँ पे आएगी, तो ये जो सेडिमेंट्स थे इसके सामने ये उनको स्क्रैप करेगी. जस्ट थिंक ऑफ अ रेजर, कि जो फोम होता है आप जब रेजर से रेस करते हैं तो वो फोम कैसा इकट्ठा हो जाता है, स्क्रैप करता है रेजर. दैट वही वाला कॉन्सेप्ट सिमिलरली यहाँ भी अप्लाई होगा कि बाय द टाइम दिस कॉन्टिनेंट कम्स हेयर, मतलब इसका साइज नहीं बढ़ रहा है, दिस इज स्टिल द सेम. तो ये जो अब हमारे पास सेडिमेंट्स थे ये एक्यूमुलेट हो गए होंगे यहाँ पे एंड एक एज पे पाइल अप हो जाएंगे. तो दिस इज बेसिकली वेगनर ने जो बताया. एंड ही सेड कि ये जो पाइल्ड अप सेडिमेंट्स है ना, दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स. तो जो कॉन्टिनेंट के एजेस पे माउंटेन्स हैं, एक तरीके से वेगनर वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हाउ द फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म. क्योंकि रिमेंबर हमारी डिबेट कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर ओनली ना, कि ये समझना है कि कैसे माउंटेन्स, स्पेशली फोल्ड माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए, ये हमेशा से ही थे या अभी नए बने थे. तो वेगनर सेड कि फोल्ड माउंटेन्स इस तरह से बनते हैं कि कॉन्टिनेंट प्लेट मूव करती है एंड वाइल मूविंग जो रास्ते में जितने भी सेडिमेंट होते हैं ओशनिक प्लेट के ऊपर, उसको वो स्क्रेप करती हुई ले जाती है एंड देन इट पाइल्स अप. एंड यहाँ पे ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ पाइलिंग के बाद यहाँ पे वो पाइल होके एक लैंडफॉर्म बना देते हैं. दैट इज आर प्रेजेंट डे माउंटेन्स. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला एंडीज भी ऐसे ही बने हैं, रॉकीज ऐसे ही बने हैं, वी हैव द जोलन माउंटेन्स वो भी ऐसे ही बने हैं, एटलस माउंटेन भी ऐसे ही बने हैं. सो दैट इज व्हाट ही सेड. एंड आप उस टाइम का सोचिए कि जिस टाइम पे वो ये थ्योरी दे रहे हैं, उस टाइम अभी लोगों को कुछ भी नहीं पता है इतना ज्यादा. आपको तो शायद पता है या हमें तो आज बहुत चीजें पता है, उस टाइम पे नहीं पता. तो ये आइडिया कितना फैसिनेटिंग और सही भी लग रहा है कि हाँ एकदम ठीक बात है, ये तो और जस्टिफाई कर दे रही है थ्योरी. मगर फिर मेरा आपसे एक सवाल है. व्हाट अबाउट सपोज दिस इज अ रफ मैप ऑफ यूरोप. ठीक है, यूरोप एंड एशिया का कुछ पार्ट. यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसको हम कहते हैं उराल्स. ठीक है,
यहाँ से अगर जोड़ जाड़ के लाएंगे थोड़ा सा, तो समवेयर हेयर वी हैव इंडिया। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, हिमालयास, तो और भी बढ़िया है। तो टेल मी वन थिंग, अगर कॉन्टिनेंट के एजेस पे ये जो स्क्रेप्स हैं, ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये स्क्रेप होने से ही अगर बनते माउंटेन्स, तो वो माउंटेन सिर्फ एजेस पे होते, जैसे एंडीज एज पे है, रॉकीज एज पे है। इसका आंसर क्या है, ये जो इंटीरियर्स में है, जो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में है, ये वाले माउंटेन कैसे बन गए? क्योंकि ये तो एज पे नहीं है, तो दैट मीन्स दिस स्क्रेपिंग मैकेनिज्म से नहीं बने। तो इनका तो सवाल अभी भी वहीं का वहीं रह गया ना, कि फिर ये माउंटेन कैसे बने। सो हिज इंटरप्रिटेशन कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन। जैसे ऑस्ट्रेलिया की भी एक ग्रेट डिवाइडिंग रिज है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, है ना, और इंटीरियर्स में जैसे हिमालय है, कारपेथियन है, उराल्स है, यहाँ पे कारपेथियन है, सॉरी थोड़ा सा और लेफ्ट में इधर कहीं पे। तो इनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन व्हाट नेक्स्ट वेगनर सेड इज, मतलब ये तो वेगनर सारे एक साथ बोलते चले गए ना, ये वाला पार्ट मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। तब उनको किसी ने बीच में इंटरप्रेट नहीं किया होगा, कि इंटरप्ट नहीं किया होगा कि इसका तो एक्सप्लेनेशन दे दो, तब तो उनने इकट्ठे ही सब दे दिया था। देन व्हाट ही सेड फिफ्थ इज कि ही आल्सो ट्राइड एक्सप्लेनिंग अर्थक्वेक और वोल्केनो। सो उन्होंने क्या बोला कि दिस सियाल फ्लोटिंग ओवर सीमा, है ना, दिस इज, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया एज अ रीजन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। इन रियलिटी हमें पता है कि दीज मूवमेंट्स आर नॉट एक्चुअली द रीजंस फॉर वोल्केनो। क्यों? क्योंकि भाई वोल्केनो का जो मैग्मा है, पहली चीज तो अर्थक्वेक पे बताता हूँ। अर्थक्वेक अगर सियाल और सीमा के होते तो सिर्फ सरफेस लेवल वाले होते, मगर हमने तो पता, हमें तो ये भी पता है कि एट द वेरी डेप्थ ऑफ द अर्थ डीप अर्थक्वेक्स भी होते हैं, बहुत डेप्थ में होते हैं, सिर्फ सरफेस में नहीं होते। देन वॉल्केनो में भी वी नो कि जो मेंटल वहां से वॉल्केनो का कई बार मैग्मा जो है वहां से सोर्स होता है ना, इतना शेलो लेवल पे नहीं हो रहा है कि सिर्फ सियाल और सीमा में हो रहा है, बहुत डीप इनटू द अर्थ मैकेनिज्म्स वर्क कर रहे हैं, वहां से हो रहा है। तो दिस थिंग ऑल्सो गॉट डिस्कार्डेड बाद में, बट वेगनर तो एक ट्राइड टू एक्सप्लेन earthquake and volcano with this Sial Sima concept. Then the continents na, when they were moving, they can break, and block of continents पीछे भी छूट सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि एक कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है, जैसे आप देखोगे इंडिया है, हेयर वी हैव श्रीलंका, थोड़ा सा इधर पे नीचे आएंगे, दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे यू हैव मेडागास्कर, यहाँ पे कहीं पे यू हैव ऑस्ट्रेलिया, हेयर यू हैव अनदर पीस। तो जब कॉन्टिनेंट मूव करते हैं तो हो सकता है एक ब्लॉक कोई छोटा सा, इन आर एग्जाम्पल ये वाले ब्लॉक्स हैं, एक छोटा सा ब्लॉक टूट जाए कॉन्टिनेंट का और पीछे रह जाए एज अ ट्रेलिंग एज और एज अ आइलैंड। सो और हर बार ये जो पैटर्न है, ये साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही है कॉन्टिनेंट्स के, आप देखिए सारे साउथ ईस्ट में। तो ये भी एक वेगनर ने बोला कि जब ये सियाल मूव कर रहा है सीमा के ऊपर, तो हो सकता है ना कि यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा टूट जाए और वो पीछे ही रह जाए। तो उसको भी एक एक्सप्लेनेशन मिल गई, उस चीज को भी एज अ, उन्होंने थ्योरी में अपना एज अ पॉइंट यूज कर लिया कि ये भी है। हाउएवर दिस वाज नॉट एक्सप्लेन बाय वेगनर, इनका फॉर्मेशन वेगनर ने एक्सप्लेन नहीं किया, ये सिर्फ कोइंसिडेंट है कि वेगनर की थ्योरी और दीज थिंग्स गॉट मैच्ड। अगेन वेगनर प्लेड नो रोल इन ऑल दीज थिंग्स, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बताया। नाउ अब हम देखते हैं कि एविडेंसेस क्या दिए, इतनी सारी बात तो कर दी वेगनर ने, अब इनको प्रूव करने के लिए ही हैज टू गिव एविडेंसेस आल्सो। सो गिव अ हेडिंग, एविडेंसेस ऑफ वेगनर, कि व्हाट एविडेंसेस इज गिव। पहला तो है, अभी आप सब समझ चुके हैं, जिक्सॉ फिट, just write the keyword jigsaw fit. So basically it talks about that the shapes of coastline of south
अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका ऑन ईदर साइड ऑफ अटलांटिक मैच करते हैं। मैंने ये दिखाया था आपको, कहाँ पे, ये रहा, ये वाला, पेटागोनिया और दिस हाईलैंड ऑल्सो मैचेस, अंगोला हाईलैंड्स एंड पेटागोनिया प्लेट्यू, ये मैच कर रहे हैं। ब्राजील और गल्फ ऑफ गिनी मैच कर रहे हैं। अगेन, अब जब ये कॉन्टिनेंट्स का जिक्सॉ फिट मैच हो रहा है, सो रिमेंबर वेगनर वाज ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट क्लाइमेटिक हिस्ट्री, तो ही वाज अ वेरी एक्सपर्ट पर्सन इन नोइंग द रॉक्स एंड ऑल। तो एक एविडेंस उन्होंने रॉक का भी डाला है, रॉक्स स्ट्रक्चर, ये भी एक एविडेंस है कि जो रॉक्स की जो एक रॉक है उसकी जो एज है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई है, इसका जो कंपोजिशन है, ये तीनों मैच करते हैं ब्राज़ील एंड गल्फ ऑफ गिनी की रॉक एंड पेटागोनिया प्लेट्यू एंड अंगोला हाईलैंड की रॉक्स, ये सारे मैच करते हैं। मैं एक बार आपको यहाँ पे भी एक रफ स्केच के थ्रू बता देता हूँ। तो हेयर यू हैव समवेयर, यहाँ पे यू हैव दिस पेटागोनिया प्लेट्यू एंड यहाँ पे यू हैव इन दिस पार्ट अंगोला हाईलैंड्स। तो इन दोनों की रॉक्स मैच करती हैं। देन ब्राज़ील की एंड गल्फ ऑफ गिनी की, इनकी रॉक का एज भी सेम टाइम का है, फॉर्मेशन भी सेम टाइम का है, कंपोजिशन भी मैच करता है। और जबकि अटलांटिक ओशन है इतना बड़ा बीच में, तो बीइंग सच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इतना डिस्टेंस होने के बाद भी कैसे वो मैच कर रहा है। सो वेगनर सेड दिस इज अ एविडेंस कि भाई ये लोग पहले साथ में ही थे एंड दिस इज हाउ द कॉन्टिनेंट्स हैव मूव। देन एक और एविडेंस रॉक वाला इन्होंने दिया था, जो नदर्न कैनेडियन शील्ड है। सो दिस इज बेसिकली अ रफ मैप ऑफ यूएस, और यहाँ पे है डोनाल्ड ट्रम्प का सपना, ग्रीनलैंड, एंड दिस इज द कैनेडियन शील्ड बेसिकली। तो ये जो कैनेडियन शील्ड है ना, जितने पार्ट में ये है, यहाँ के भी जो रॉक्स हैं ये भी मैच करते हैं। सो दिस ऑल्सो गिव्स अस एविडेंस कि ये सब भी हो सकता है एक टाइम पे एक ही पार्ट का एक ही पार्ट रहा हो। एंड देन जो मैंने आपको मैचिंग फॉसिल फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, सॉरी, फॉसिल फ्यूल नहीं, फॉसिल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो he said basically he mapped the distribution of various prehistoric mesozoic time के fossils, reptiles के भी, plants के भी, और उनसे it revealed that the life forms were evolving as a part of a region, but जब continental drift हुआ तो उसकी वजह से जो सारे लाइफ फॉर्म्स एक ही रीजन में थे, दे गॉट अपार्ट, और उनके फॉसिल्स अब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। जबकि बीच में ओशंस हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ लैंड रेप्टाइल टू क्रॉस सच लार्ज डिस्टेंसेस ऑफ ओशन। तो अगर एक लैंड रेप्टाइल है, उसका फॉसिल इस ब्लॉक पे मिलता है, इस कॉन्टिनेंट पे मिलता है, और इस कॉन्टिनेंट पे भी मिलता है, और बीच में ओशन है, ये इतना सारा स्विम करके जा नहीं सकता। तो इट इज यूज्ड एज अ एविडेंस कि हो सकता है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट वर जॉइंड वंस, और यहीं पे ये क्रिएचर इवॉल्व हुआ रहा। लेकिन जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जैसे मतलब कॉन्टिनेंट ब्रेक हुए और कॉन्टिनेंट दोनों अपार्ट मूव कर गए, तो जब ये मर गए यहाँ पे, तो इनके फॉसिल्स दोनों ही पार्ट में हमें मिलते हैं। सो अब मैं आपको कुछ नाम लिखवा देता हूँ, राइट डाउन दिस नेम्स, या नाम लिखने से बेटर है कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। जो ये डायग्राम मैंने मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, दिस इज गिवन इन सविंदर सिंह जियोमॉर्फोलॉजी बुक, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का साउथ अमेरिका ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि डायग्राम उतना अच्छा है नहीं। दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज योर, आई होप यू कैन रिकॉग्नाइज, अफ्रीका, है ना। ये थोड़ा सा इंडिया वाला पार्ट, मतलब ऐसा है नहीं, मैंने वो सिर्फ समझ में आई इसलिए ऐसा ड्रॉ किया है, द इंडियन पार्ट। देन ऑस्ट्रेलियन पार्ट,
सॉरी, नॉट ऑस्ट्रेलियन पार्ट, दिस इज द यूरोपियन पार्ट, या पता नहीं कौन सा पार्ट है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। ऑस्ट्रेलियन पार्ट तो शायद यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलियन पार्ट इज हेयर एंड दिस इज एंटार्क्टिक। या एंटार्क्टिक। सो दिस इज एंटार्क्टिक। अब देयर इज अ लाइफ फॉर्म जिसका नाम है, लिख ही देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन मेरी भी अच्छी नहीं है, साइनोग्नाथस। दिस इज अ लैंड रेप्टाइल। अब ये साइनोग्नाथस जो लैंड रेप्टाइल है, तो ये ओशंस तो क्रॉस कर नहीं सकता है, मगर इसके जो फॉसिल्स हैं, दीज आर फाउंड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऑल्सो एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ऑल्सो। वैसे ही एक और है, किसी और कलर से ड्रॉ करता हूँ। आप भी इस डायग्राम को बना लीजिएगा, और अगर आपके पास सविंदर सिंह है तो प्लीज़ उसमें एक बार ये वाला डायग्राम रेफर कर लीजिएगा। एक लैंडफॉर्म यहाँ पे है, एक ओवर दीज टू कॉन्टिनेंट्स है, नाम भी लिख देता हूँ साथ में। दिस वन इज, जो पर्पल में है, दिस इज ग्लॉसिप टेरिस, दिस इज ग्लॉसिप टेरिस। दिस ब्लू वन इज मेजोसॉरस, एंड वन मोर, एक और कौन सा था यहाँ पे, दिस वन अफ्रीका में है, इंडिया में है, एंड एंटार्क्टिक में भी है। दिस वन इज लाइस्ट्रोसॉरस। So these are basically some different reptiles, and Glostiperus तो एक type of plant है। बाकी these another बाकी जो remaining ones हैं, these are some of them are land reptiles and some of them are shallow water reptile। जैसे ये जो blue में है, ये shallow water reptile है, बाकी all of them are more or less land पे रहने वाले reptiles। तो इनका जो फॉसिल एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं, तो ये प्रूव करते हैं कि यार ये सारे कॉन्टिनेंट्स ना एक टाइम पे ऐसे ही एक ही लैंड फॉर्म का, एक ही बड़े लैंड के टुकड़े का पार्ट थे, तभी ये सब यहीं पे इवॉल्व हुए हैं। और बाद में आगे जब जैसे जैसे ये लैंड फॉर्म टूटा और टूट के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दूसरे दूसरे कोनों में मूव कर गया, तब इनके जो फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आज जैसे हमें मिलता है उस फॉर्म में इसीलिए मिलता है क्योंकि ये पहले कभी साथ रहे होंगे। देन और एविडेंसेस वेगनर ने दिए, इतने से उनका मन नहीं भरा था, तो फोर्थ के बाद राइट डाउन फिफ्थ एविडेंसेस, पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस। आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं कि कैसे क्या हो रहा है। सो पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली एविडेंसेस which are which are made on the study of past climate। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक डायग्राम से, इसमें दो तीन एग्जांपल हैं, मैं दोनों तीनों समझा दूंगा। दिस पार्ट, दिस पार्ट, ठीक है। दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ इक्वेटर। इक्वेटर भी नहीं, वी नीड ट्रॉपिकल वार्म लैटिट्यूड्स। सपोज दीज आर द ट्रॉपिकल वार्म लैटिट्यूड्स। अब पहले तो मैं आपको आज का हिसाब बताता हूँ। आज आप देखेंगे तो जो नदर्न अमेरिकाज हैं, मेजॉरिटी ऑफ द नदर्न अमेरिका इन लैटिट्यूड्स के ऊपर ही पड़ता है ना। इसको मतलब इमेजिन कर लेना है नदर्न अमेरिका। मोस्ट ऑफ द यूरोप भी इसके ऊपर ही है। देन साउथ अमेरिकाज का भी जो पार्ट है ज़्यादातर इसके बाहर है। देन अफ्रीका का भी जो पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट इसके, ज़्यादातर तो इसके अंदर ही है,
कुछ हिस्सा बाहर भी है, एंड ऑस्ट्रेलिया तो आज भी पूरा ही बाहर है। नाउ थ्री थिंग्स आर देयर कि जो ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ वर्ल्ड है, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, या यहाँ पे एशिया भी होगा, तो यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है आज के प्रेजेंट टाइम में। बट इतने डेंस फॉरेस्ट होने के बाद भी दे डोंट हैव रिच कोल फील्ड। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी कि इतना वार्म कंडीशंस में ये वाले एरियाज हैं, लेकिन इनके पास एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज दे डोंट हैव द कोल फील्ड्स। तो यार कोल फील्ड्स हैं कहाँ पे? कोल फील्ड्स हैं इन एरियाज में। रिमेंबर एप्लेशियन कोल फील्ड, जब अभी हम सिमिलैरिटीज में देख रहे थे। तो दीज आर द बेल्ट्स ऑफ कोल फील्ड, यहाँ यूरोप में और नदर्न अमेरिका में है, जहाँ पे द टेम्परेचर इज टेम्परेट विच इज नॉट आइडियल फॉर द कोल फील्ड्स टू बी। वहाँ पे नहीं, मतलब वो टेम्परेचर कोल फील्ड नहीं सपोर्ट करता है। तो ऐसा कैसे कि कोल फील्ड यहाँ पे है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन्स तो ये वाले हैं, तो कोल फील्ड यहाँ होनी चाहिए। एक क्वेश्चन। देन सेकंड इज कि जो ट्रॉपिकल लोकेशंस हैं आज की डेट की, जस्ट मार्केट, अच्छा पहले तो ये जो कोलफील्ड वाला है, इसको मार्केट एज क्वेश्चन नंबर 1। अभी इसका मैं आंसर भी बताऊंगा। देन सेकंड इज जो ये ट्रॉपिकल लोकेशन है, यहाँ पे वी हैव ग्लेशिएशन के एविडेंस हैं। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका, थोड़ा सा इसको ऊपर ही कर लो। सो सपोज साउथ अफ्रीका यहाँ पे कहीं पे है, ट्रॉपिकली है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उस पे से पास करता है। सो इसमें साउथ अफ्रीका में वी हैव एविडेंस, इन डरबन में वी हैव एविडेंस ऑफ ग्लेशियल टिल। तो यार ग्लेशियल टिल के जो डिपॉजिट्स हैं, अगर आपने पढ़ा हो मरीन डिपॉजिट्स और ग्लेशियल इरोजन और वो सारी चीज़ें, तो यू वुड बी नोइंग कि व्हाट इज ग्लेशियल टिल डिपॉजिट। तो ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे टेम्परेचर तो इतना वार्म ह्यूमिड है, यहाँ पे तो ग्लेशियर ग्लेशियर का इतना रोल है ही नहीं। तो ये ग्लेशियल डिपॉजिट्स के एविडेंसेस यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं? ठीक है, एक तालचेर ग्लेशियर भी है उड़ीसा में, इंडिया तो यहाँ कहीं होगा, तालचेर इन उड़ीसा, तो यहाँ पे भी हमें मिला है। तो यार ये ग्लेशियर के एविडेंस कैसे आ गए? तो अब ये दो चीज़ थी कि जो, और इसमें तीसरा ऐड कर सकते हो ये कोल्डफील्ड वाले के साथ में ही, कि जो बल्क ऑफ कोल है आज वर्ल्ड में, वो इन बेल्ट में है, ना कि इस बेल्ट में। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि यहाँ पे सब कुछ है और उधर पे जो ट्रॉपिकल लोकेशंस हैं वहाँ पे कुछ नहीं है? सो द आंसर, हाउ डिड वेगनर रिस्पॉन्डेड एंड रीजन टू इट इज, ही सेड कि मैंने तो अपनी थ्योरी में पहले ही बोला था ना, एक सेकेंड, मैंने तो अपनी थ्योरी में पहले ही बोला था कि ये सब पहले सदर्न साइड में थे और बाद में ये सब मूव करके, व्हाट इज दिस हैपनिंग, बाद में these have moved northwards and came till here। तो वेगनर की तो थ्योरी यही कह रही थी ना कि ये तो पहले सब कुछ सदर्न हेमिस्फीयर में ही था, देन इट ब्रोक्ड इनटू अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग नॉर्थवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड। तो उस टाइम पे ही सेट कि आज का जो टेम्परेट आप देख रहे हैं, ये उस टाइम पे ट्रॉपिकल था, और आज का जो आप ट्रॉपिकल देख रहे हैं उस टाइम ये टेम्परेट बेल्ट्स में था। इसलिए यहाँ पे ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स कोलफील्ड हैं। तो दिस थिंग was very clever of Wegener, and this was a great evidence given in support of his theory by Wegener. So he reasoned that the pattern of the climate and the associate coal हो गया या glaciated deposit हो गए, these can be best explained अगर हम ये माने कि continents were fused together और वो शिफ्ट हुए हैं ऊपर सदर्न हेमिस्फीयर से। तो आज जो हम ट्रॉपिकल एरियाज देख रहे हैं, तो उस हिसाब से दीज ट्रॉपिकल एरिया वंस वर नियर द सदर्न पोल। इसमें बस एक एग्जांपल है और एक एक्सेप्शन है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ मैं बना नहीं पाया। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से यहीं पे रहा है, इट हैजंट मूव। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि द ग्लेशिएशन एविडेंस जो प्रेजेंट नदर्न हेमिस्फीयर में जो होने चाहिए, वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में कैसे हैं। तो इस तरीके से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अब रिमेंबर वन थिंग्स,
All these evidence were given by Wegener himself in support of his theory. अब ये जो एविडेंस है, इन रियलिटी दीज एविडेंसेस आर वैलिड बट एप्लीकेबल फॉर कॉन्टिनेंटल ब्रेकिंग, नॉट ड्रिफ्टिंग. इस एविडेंस से आप ये मान सकते हो कि कॉन्टिनेंट ठीक है, एक थे, ब्रेक हुए होंगे. इस एविडेंस से भी आप ये समझ सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स पहले हो सकता है एक रहे हों, ब्रेक हो गए हैं. यहाँ से भी यही पता चल रहा है, इस जिक्सॉ फिट से भी यही पता चल रहा है कि ये एक थे, बाद में ये ब्रेक हुए हैं. बट दीज एविडेंस डज नॉट एक्सप्लेन कि ये मूव करके ड्रिफ्ट कैसे कर गए, क्योंकि जो वेगनर फोर्सेस बता रहे हैं ड्रिफ्टिंग की, वो तो उतनी एप्लीकेबल है ही नहीं, वो उतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि वो इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स मूव करवा सके. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, ये लाइन आप लिख भी लीजिए. इन रियलिटी द एविडेंसेस आर वैलिड but applicable for continent breaking and drifting, but not for Wegener's continental theory. अब कुछ और एविडेंसेस भी हैं जो वेगनर हिमसेल्फ ही हैज़ नॉट गिवन, मगर कहीं और से ला के लगा दिए हैं. जैसे कि सिमिलैरिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लैंडस्केप. जो सपोज क्या है ही है, दिस इज साउथ अमेरिका, सऊदी अरब, इंडिया. तो इंडिया के वायनाड में और मेडागास्कर में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं. लाइफ फॉर्म्स भी सेम है, लैंडस्केप भी ऑलमोस्ट सेम है. तो मेडागास्कर और पूरा पूरा वेस्टर्न घाट भी आप कंसिडर कर सकते हो, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में. सो दिस वाज वन अदर एविडेंस. देन देर इज अ सिमिलैरिटी ऑफ रॉक्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड स्कैंडिनेविया. देन एक और इम्पॉर्टेंट एविडेंस ये भी है कि दिस इज द कमचटका प्लेट्यू. ये इट इज़ द ईस्टर्न साइड ऑफ एशिया, रशिया का पार्ट है जो आई एम ड्राइंग, एंड दिस इज अलास्का, नॉर्थ अमेरिका. यहाँ पे जो लेमिंग्स का बिहेवियर है ना, कि लेमिंग्स यहाँ पे आते हैं कॉन्टिनेंट के एज तक एंड दे जम्प इनटू द वाटर. अब ये जो उनकी टेंडेंसी है टू कम रनिंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंट एंड जंप इनटू द वाटर, इसको भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो लेमिंग्स हैं यूरोप के और साइबेरिया के, दे आर नोन टू माइग्रेट वेस्टवर्ड. तो ये लोग वेस्ट मूव करते हैं एंड उनकी टेंडेंसी है कि अब वो जब वेस्ट मूव करते हैं तो वो अटलांटिक ओशन की जो अटलांटिक ओशन के पास जो नॉर्वे की क्लिफ्स हैं, वहां से वो नीचे जंप लगा देते हैं. तो ये प्रोबेबिलिटी बताई जाती है कि जो इनका माइग्रेशन इंस्टिंक्ट है ना, ये तब से है जब ये दोनों लैंडफॉर्म्स एक साथ रहे होंगे और बीच में कोई ओशन नहीं रहा होगा. तो ये इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं. अब यहाँ बीच में ओशन है, मगर उनकी आदत तो वही है ना कि माइग्रेट करने की. तो वो यहाँ पे क्लिफ तक आते हैं और क्लिफ से आके इधर पानी में कूद जाते हैं. सो दिस टेंडेंसी ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ लेमिंग्स ऑफ साइबेरिया, दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ एविडेंस इन एक्सप्लेनिंग कि हाँ एक टाइम पे कॉन्टिनेंट्स सब साथ में ही थे. when these two continents were one fused together, तब लेमिंग्स मूव करते रहे होंगे. अब नहीं है तो वो बेचारे पानी में गिर जाते हैं. So these were 5-8 evidences we studied about the Wegener's theory. अब एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन ज़्यादातर इस पे भी बनता है कि एनालाइज द थ्योरी. सो फर्स्ट इज कि एनालिसिस में अगर हम देखें तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा, हम तो अच्छा ही एनालिसिस करेंगे. सो इसमें फर्स्ट इट इज कि इट वाज अ, आप लिख लीजिए साथ में, रिमार्केबल चैलेंज. Challenge to what? It was a remarkable challenge to the concept of permanency of ocean and continent. Remember जेफरी, जिन्होंने ये कहा था कि ओशन एंड कॉन्टिनेंट परमानेंट है. अब तो पूरा प्रूफ हो गया कि कहाँ परमानेंट है, ये तो मूव कर रहे हैं, नहीं है परमानेंट. देन सेकेंड इज जो पेंजिया का आइडिया है वैगनर का, वो तो करेक्ट है, मगर इसका फॉर्मेशन, इसका ओरिजिन सर ये कौन बताएगा, ये उन्होंने नहीं बताया है. तो इट इज़ अ लिमिटेशन. देन आज वी नो दैट दिस सियाल ओवर सीमा वाला कॉन्सेप्ट वेगनर सर, ये भी गलत है. ऐसा नहीं होता है असली में. द लिथोस्फीयर प्लेट इज मूविंग फ्लोटिंग अपॉन द एस्थेनोस्फेयर बिकॉज द एस्थेनोस्फेयर हैज अ
ओलिवाइन मैं बताऊंगा बाद में व्हाट इज ओलिवाइन, अभी समझाने बैठूंगा तो ये नहीं कंप्लीट हो पाएगा। देन फोर्थ इज कि आपके जो आइडियाज हैं अबाउट द वेगनर के, जो आइडियाज हैं अबाउट द माउंटेन्स, अबाउट द अर्थक्वेक, अबाउट द वॉल्केनोस, सर ये भी आई एम सॉरी बट गलत है। इनका करेक्ट आइडिया है जो हमें पता चलेगा प्लेट टेक्टोनिक्स में बाद में। सो दैट इज द करेक्ट आइडिया। और सो सबसे बड़ा आपका जो क्रिटिसिज्म है सर वो ये है कि जो आपने ड्राइविंग मैकेनिज्म्स बताए हैं ना सर ये गलत है। आपने बोला, आपने बेसिकली, आपने खुद भी नहीं बोला, आपने टेलर के ही जो है वो उठा के यूज कर दिए हैं। आपने बोला ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, आपने बोला अर्थ रोटेशन, आपने बोला बायंसी का इम्बैलेंस होना। देन यू सेड कि पोल फ्लिंग फोर्सेस हैं। पोल फ्लिंग फोर्सेस मतलब पोल की तरफ अट्रैक्ट हो के कोई भी चीज, जैसे दिस इज द पोल, तो यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है तो इट विल ट्राई टू फ्ली टुवर्ड्स द पोल। तो ये जो फोर्सेस हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं बेसिकली, तो ये गलत है। ये हमें आगे चल के पता भी चलेगा कि असली फोर्सेस क्या है, बट दीज आर नॉट स्ट्रांग इनफ कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स को ड्राइव कर जाए, है ना। सो हिज एविडेंसेस हाउएवर आर वेरी साइंटिफिक, है ना, एंड आर स्टिल वैलिड, बट दीज आर वैलिड फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग एंड नॉट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन इटसेल्फ। क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत वाइडली बहुत सारी चीजें बता रही है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो सिर्फ ये बता रहा है कि चीजें ड्रिफ्ट हुई हैं। द थ्योरी विल एक्सप्लेन, हैज टू एक्सप्लेन अभी आगे चल के अ लॉट मोर थिंग्स, द मैकेनिज्म, द फोर्सेस, एंड अभी हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें हैं। So because of these all limitation, the this drift theory of Wegener was rejected। और ये अब 1950s या 60s में जाके जब ओशन फ्लोर की नई डिस्कवरीज होंगी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो जब वो डिस्कवरी होंगी तब ये थ्योरीज वापस से रिवाइव होंगी। सो दिस इज इट फॉर वेगनर, नथिंग मच टू ऐड हेयर। आप चाहें तो एक बार यू कैन रेफर सविंदर सिंह, उसमें यही सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। वॉट आई एम सेइंग इज कि इस लेक्चर को देखने के बाद यू डोंट हैव टू वॉच एनी अदर लेक्चर। इसके ऊपर आपको जो कीवर्ड्स ऐड करने हैं वो आप बुक से एक बार रीड करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा एंड यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट ऑल दैट। तो अपने नोट्स में ही ऐड कर लीजिएगा कीवर्ड्स बुक से, डायग्राम्स बुक से लेके। बाकी कंसेप्ट वाइज आई थिंक आई हैव ट्राइड टू डिलीवर माई बेस्ट। अब इसके बाद आर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी डेवलपमेंट टुवर्ड्स प्लेट टेक्टोनिक। आई थिंक काफ़ी बड़ा हो गया ये वीडियो, सो वी विल बी मेकिंग इट इन पार्ट्स। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेवलपमेंट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरफ।